वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं जी। कल हमने एडल्ट्स में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना और इसके साथ साथ पॉलीसिस्टिक ओवरीज को हमने डिस्कस किया, उससे क्या मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, बच्चों में भी हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, उसकी निशानदेही कैसे की जा सकती है, किस एज में होती है, किस सूरत में होती है, आपके पास क्या क्या सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि बच्चों के हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हैं। बच्चों में डायबिटीज़ बहुत कॉमन होती चली जा रही है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ये परेशानी वाली बात है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा बड़ों को अगर शुगर हो जाती है तो लाइफ लॉन्ग चलती है, क्या बच्चों में भी अगर डायबिटीज़ होती है तो ये लाइफ लॉन्ग चलती है? उनकी लाइफ क्वालिटी कितनी मुतासर होती है, उनको मॉनिटर करना कितना ज़रूरी होता है? बच्चों में जो मोटापा बढ़ता चला जा रहा है, बच्चों में हम बहुत सारे इश्यूज़ देख रहे हैं जो हो रहे हैं। हाइट अगर बच्चों की छोटी रह रही है, एज के मुताबिक नहीं हो रही, तो क्या करना है मदर्स को? वो बच्चे जो कि अपनी एज के मुताबिक ग्रो नहीं कर रहे हैं, लीन हैं, कमज़ोर हैं, उसकी वजूहात को किस तरह से आपने फॉलो करना है? इसमें माहिर डॉक्टर का क्या रोल होता है? अब बहुत सारे लोग जो हैं वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं बच्चे को, उसका इलाज भी करा लेते हैं, दवाइयाँ भी दे रहे हैं, मसला जूं का तूं रहता है। अब इसमें रोल होता है जी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कौन होता है ये आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह से आपके बच्चे को लेकर चलता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से इलाज का तरीक़ेकार उसका क्या डिफरेंट होता है, ये आज हम आपको बताएंगे। अगर आपके बच्चे में ये अलामात हैं तो ज़रूर आपने भी माहिर डॉक्टर के पास, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना है ताकि आपके बच्चे का मसला बर वक्त हल हो सके। हमारे साथ जी प्रोफेसर डॉक्टर जैदा मंजूर मौजूद हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम, थैंक यू मैम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बच्चों के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, कुछ पहले अपनी स्पेशलिटी, अपनी फील्ड के बारे में हमें बता दें, फिर हम आते हैं बच्चों के इश्यूज़ की तरफ। जी, हमारी जो पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी है वो हम पाकिस्तान में अभी भी नापीद है, उसको अभी भी बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हम जिसे कहते हैं ये अभी भी इन्फेंसी में है, अभी इसके बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं डेवलप हुई। कुछ साल 20 साल पहले मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल से में एक कमरे से इसका आगाज़ किया था, 22 साल पहले। तो उसमें मेरे प्रोफेसर ताइद अहमद भट्ट के ज़ेर तरबियत फिर सिलसिला चलता रहा और कुछ अर्से हमने पहले इसको डेवलप किया एक यूनिट में और फिर इसकी फेलोशिप अप्रूव की। और उसमें इसका ये फ़ायदा होगा कि हमें अब अपने ही एक्सपर्टीज़ डेवलप करती हैं, जिसे कहते हैं इंडिजिनस एक्सपर्टीज़ इन द कंट्री। आपकी एक्सपर्टीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और इस तरह लोग मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। अभी बहुत जैसे कहते हैं कि चंद गिनती के लोग हैं जो इसमें एक्सपर्ट हैं, और दूसरी उनको ये भी नहीं पता कि हमने जब बच्चा कोई हार्मोन्स और उसकी इम्बैलेंस का शिकार होता है तो वो कहाँ जाएं। तो इसका एक हमारे यहाँ कोई रेफरल या इस तरह अभी सिस्टम भी उस तरह मौजूद नहीं है। आपको बुलाने का मकसद ये था, हम बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट देखते हैं, आई स्पेशलिस्ट देखते हैं, फलां स्पेशलिस्ट देखते हैं, तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट किस चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है, हमें ये भी बता दें। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो होता है ना, चाहे अडल्ट हो या पीडियाट्रिक, दोनों डोमेन्स हार्मोन्स एंड इट्स इम्बैलेंस को डील करते हैं। हार्मोन्स हमारे बॉडी में आप सोच सकते हैं छोटे से लेके बड़े फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अगर बाहर खुदा न खास्त का कोई आवाज़ धमाका आ जाए या दौड़ना पड़ जाए, उस फाइट फ्लाइट में हमें भी हार्मोन्स का ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसमें फ़र्स्ट गो में आप ये हार्मोन्स ही निकालते हैं, आपको भगाते हैं। इसलिए लाइफ में जब आप स्ट्रेस में पड़ते हैं, बीमार होते हैं, उसमें हार्मोन्स भी काम आते हैं। जब पैदाइश से आपकी माँ कोख में होती है, उसमें भी उसके बढ़ने में, उसके आगे पैदाइश के बाद भी हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस है। इसके साथ साथ फिज़िकल मेंटल ग्रोथ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, आपके बिहेवियर इमोशनल स्टेबिलिटी को देखता है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव लाइफ में बहुत ज़रूरी है, आपकी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, आपकी जो फूड से एनर्जी डिसिपेट होती है, बॉडी को मिलती है, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हार्मोन्स का। तो आपको मैंने बताया कि छोटी सी बात, मूड से लेके बिहेवियर से लेके फाइट फ्लाइट भागने तक, हर जगह आपके हार्मोन्स का सेहतमंद होना बहुत लाज़िम है। कुछ वालिदैन को तो ये लगता है कि बच्चों के हार्मोन्स क्या डिस्टर्ब होने हैं, ये तो बड़ों में मसला होता है, क्या बच्चों में भी ये मसला होता है और इसकी निशानदेही किस तरह से होती है, अलामात किस तरह से सामने आती हैं?
देखिए हार्मोन्स जो है ना वो डिफरेंट, हमारे पास जो एसेंशियल बड़े ग्लैंड्स हैं, जैसे हार्मोन्स एक मैसेंजर और न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम करते हैं। वो बॉडी में डिफरेंट किस्म के सिग्नल्स देते हैं, जिसमें आपकी ग्रोथ भी, मैंने पहले बताया, ग्रोथ भी बच्चे की मेंटल फिज़िकल ग्रोथ, इमोशंस, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल लाइफ, इस तरह की सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो आपका देखते हैं कि कौन सा बॉडी का जो हार्मोन है वो इफ़ेक्ट हुआ है। सपोज़ करें अगर बच्चा, हमारे मेजॉरिटी जो हमें एंडोक्राइंस में प्रॉब्लम वालिदैन लेके आते हैं वो है हमारे बच्चों का ग्रोथ नहीं हो रही, डॉक्टर साहब इसका कद नहीं बढ़ा, फलां फैमिली में बच्चा बड़ा हो गया, मेरा बच्चा छोटा हो गया। वो हमें ये भी देखना होता है कि हमें जेनेटिक पोटेंशियल के वालिदैन का अपना कितना कद है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसके वालिदैन टॉल होंगे वो उसके बच्चे भी उस लिहाज से टॉल ग्रो करते हैं। बट डॉक्टर साहब कुछ मिसालें हमारे पास ये भी होते हैं, वालिदैन नॉर्मल होते हैं, बच्चों की हाइट बड़ी अच्छी हो जाती है। देखिए ये तो बात आपने बहुत अच्छा पॉइंट पिक किया है कि वो बच्चे जो ज़्यादातर जेनेटिक इन्फ्लुएंस बेशक है, लेकिन मॉडिफिकेशंस बाय एनवायरमेंटल गुड एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है। ये आपके लिए पॉजिटिव प्ले कर सकते हैं। आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत अच्छे हों, पॉजिटिव की तरफ हो, तो आपकी हाइट वेट बहुत अच्छा जाता है। जैसे आप चाइनीज़ को देखें, पिछले 10 साल का डाटा दिखाएं, दे आर नॉट लॉन्गर शॉर्ट, दे हैव बिकम टॉल। तो आपका अपना 10 साल से डाटा देखें तो यू हैव बिकम शॉर्ट। तो आप आपके बच्चे, आपकी पॉपुलेशन के आधे बच्चे और यंग एडल्ट्स हैं टिल 25 ईयर्स ऑफ एज, तो आपके आधे बच्चे आपकी आखिरी लाइन से नीचे, लेस देन थर्ड परसेंटाइल, जो ग्रोथ चार्ट्स में आपको ग्रो लाइन्स होती हैं ड्रॉ डिमार्केटेड होती हैं कि ये लाइन लोएस्ट है और ये अपर मोस्ट है, ठीक है। तो उसमें हमें फिर हम डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन फिर भी हम जेनेटिक पोटेंशियल को ड्रॉ करके उसमें बच्चे की ग्रोथ की वेरिएशंस में, अगर वो बच्चे की ग्रोथ थोड़ा सा डिफरेंट होगी तो हमें फिर वो सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस करवाना पड़ते हैं कि बच्चों को देखें कि बच्चों के क्या हार्मोन्स का मसला है या कोई और इलनेस है जो उनको कद छोड़ा। जो बहुत मैं इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि न्यूट्रिशन को हम ना इतने इम्पोर्टेंस नहीं देते। अब नेपोलियन ने कहा है और हमारे इस्लाम में भी है कि जिसकी आपकी हमें न्यूट्रिशन अच्छी होगी उसकी ग्रोथ भी होगी, फिज़िकल एंड मेंटल। और ये ग्रोथ आपकी मेरा माँ सेहतमंद माओं से शुरू होती है, इसलिए नेपोलियन ने कहा मुझे सेहतमंद माएँ दो, मैं तुम्हें सेहतमंद कौम दूँ। बेशक। तो नस्ल आपकी वही होती है जो सेहतमंद पैदा हो और सेहतमंद बढ़ती रहे। नो डाउट, नो डाउट। डॉक्टर साहबा, अब जिन बच्चों को ये इशू हैं कि उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, हाइट छोटी है, फिर उस मामले को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है और ये क्या काबिल इलाज है? जी बिल्कुल, जो देखें, जो किसी का हम शॉर्ट स्टेचर के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन ये मैं बता दूं जो अबाउट 10% कॉजेज़ जो होते हैं ना वो आपके पैथोलॉजिकल होते हैं, मतलब बीमारियों से रिलेटेड होते हैं, और बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो फिजियोलॉजिकल वेरिएंट्स होते हैं। मतलब आपकी फैमिली में आपका जो है वालिदैन का कद ज़्यादा लंबा नहीं है तो वो शॉर्ट है, वो आपका इन्फ्लुएंस करेगा। आपको कोई ऐसी जो है न्यूट्रिशन आपकी अपडेट नहीं है, मदर से भी जब आप प्रेग्नेंट थी मदर तब से प्रॉब्लम हुई है, आप स्मॉल फॉर गेस्टेशनल छोटे पैदा हुए माँ की कोख से, उसके बाद भी आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम न्यूट्रिशन में भी रहें, तो ये फिज़ियोलॉजिकल वेरिएंट्स आपको वैसे भी एक्ट करते हैं आपकी ग्रोथ पे फिज़िकल पे और मेंटल, दोनों की आपकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट होते हैं। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि हमें देखना होगा कि हमारी माँओं की सेहत कैसी है, जो वो प्रेग्नेंट हो उसकी ख़ास सेहत का ख्याल रखा जाए। जब बच्चा पैदा हो पहले 3 साल ज़्यादातर मैं आपको कहती हूँ न्यूट्रिशनल डिपेंडेंट ग्रोथ होती है। पहले 3 साल बच्चों की ग्रोथ फास्ट होती है, फिज़िकल भी जैसे वो बढ़ोतरी कद बढ़ने का, और मेंटल भी। इसलिए चंद हार्मोन्स जो उसमें डेफिशिएंट होते हैं, जैसे थायराइड है, दुनिया में थायराइड की न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग की जाती है। वो ट्रीटेबल कंडीशंस होते हैं जो वैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, लेकिन विद इन डेज़ और मंथ्स में वो उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हैंडीकैप होना शुरू हो जाते हैं अगर उनको पिक ना किया जाए। तो वो आपके मेंटल को इरिवर्सिबल डिसेबिलिटीज़ में बदल देता है, वो एक सारी उम्र के लिए हैंडीकैप है। तो इसलिए मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि हमें
न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग वर्ल्ड वाइड जिस तरह डेवलप कंट्रीज़ में होती हैं, जो ट्रीटेबल कंडीशन है, प्रिवेंट की जा सकती हैं, उसके लिए न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और उसमें आप हाइपोथायराइड जो थायराइड ग्लैंड है, जो हमारी मेटाबॉलिज्म को, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को देखता है, पहले 3 साल में बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसकी स्क्रीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने फैमिली खुद डॉक्टर्स के कई बच्चों को देखा है कि जो पिक नहीं हुए और वो हैंडीकैप हुए। तो इसलिए ये अवेयरनेस होनी चाहिए और ये प्रोग्राम हमारा वर्ल्ड वाइड जिस तरह डेवलप कंट्रीज़ में या इवन अंडर डेवलप कंट्रीज़ में भी ये हो रहा है कि चंद ट्रीटेबल कंडीशंस हैं वो उसको ट्रीट किया जाए, पिक किया जाए, स्क्रीन किया जाए। हाँ, टाइमली आप उसको घर पिक कर लें और उसका इलाज कर लें। अच्छा डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अब बहुत सारे सोशल मीडिया क्योंकि इतना डॉक्टर साहिबा चल गया है, हर जगह पर आप हकीम हैं, बहुत सारे होम्योपैथिक हैं, वो तो 100% दावा कर रहे हैं कि जी इस दवाई से, इस इशू से आप बच्चों का कद 100% बढ़ा सकते हैं। ऐसे में लोग उनकी तरफ जाते हैं। सो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं पूछ लूँगी अद्वियात ऐसी मौजूद हैं जिससे बच्चों का कद भी बढ़ाया जा सकता है? हम ब्रेक के बाद आते हैं जी, स्टे विद अस। अपडेट आप तक पहुंचाई, हम डॉक्टर साहबा से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सो डॉक्टर साहबा अब जब बच्चे का इशू पता चल गया है, इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं हो रही, तो क्या अद्वियात से इलाज किया जाता है? क्योंकि मैंने क्वैक्स का जिक्र किया, एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर कहते हैं जी 100% बच्चे का कद बढ़ जाएगा, तो फिर लोग उस तरफ जाते भी हैं। सो क्या अद्वियात ऐसी होती है जिससे कद बढ़ जाता है? देखिए, जो छोटा कद किसी बच्चे का होगा तो हमने पहले उसको क्लिनिकल एवेल्यूएशन करते हैं। उस क्लिनिकल एवेल्यूएशन में हम ट्रैक बनाते हैं टू द स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट। बहुत बैटरी ऑफ टेस्ट अगर हम अपने रिसोर्स कंस्ट्रेंट सिचुएशंस पे या कंट्री की में अगर हमें ये करें तो बहुत पेशेंट्स पे बर्डन आ जाता है। तो हम स्टेप वाइज अप्रोच में देखते हैं कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। तो हम एक प्रिवेलेंट डायग्नोसिस के तहत कुछ टेस्ट हमें एडवाइस करते हैं। अगर तो कॉज जो है वो क्या मैंने पहले बताया कि 10% में आपके पैथोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं और बाकी आपके फिजियोलॉजिकल वेरिएंट्स को देखना होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए उस तरह थोड़े टेस्ट होते हैं और उसमें हम जो हमारे फिजियोलॉजिकल वेरिएंट्स हैं उसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये आपके करेक्टेबल फैक्टर्स हैं। आप जितना बच्चे को शुरू से अगर बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करें और ईयरली कम से कम ईयर में एक दफ़ा बच्चे की ग्रोथ चार्ट पे प्लॉटिंग होनी चाहिए और उसकी जेनेटिक पोटेंशियल कितना उसमें है, फैमिली कर्व ड्रॉ होना चाहिए, उसमें वो क्या बच्चा ग्रो कर रहा है। लाइफ में किसी एस्पेक्ट पे वो डेविएट होगा तो वो फॉरन पिक हो जाएगा बाय द डॉक्टर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क है। तो उस वक्त हम जब जैसे ही पेशेंट हमें पैथोलॉजिकल या लेस दैन 3rd परसेंटाइल में आता है तो हम उसको सोचते हैं क्या इसको कोई सिस्टेमिक इलनेस है, क्या इसको हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, या ये पैदाइशी ही छोटा पैदा हुआ है और अभी कैचअप कर रहा है, या अभी इसकी तो उसके मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं। उसके लिहाज से हम ट्रीट करते हैं। लोग मेरे पास आ जाते हैं जी हमारा बच्चे का कद है, आप इसमें ग्रोथ हार्मोन दें, आपके पास फलानी मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, आपको पहनने से या कुछ इस तरह खाने से वो हाइट बढ़ जाएगी। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर फेज से, माँ से लेके बच्चे की हर जैसे वो पैदा हुआ इन्फेंट है, चिल्ड्रन है, एडोलेसेंट हैं, यंग एडल्ट्स हैं, ये सारी एजेस उसकी डेवलपमेंट की हैं, फिजिकल एंड मेंटल, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, उसको तो हम निगेट नहीं कर सकते। ठीक है, सेहतमंद आपकी माएँ, सेहतमंद कौम और सेहतमंद बच्चे, तो ये आपका बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में हमें स्पेसिफिक कॉज की तरफ जाना चाहिए। अगर किसी का हमें लगे कि ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, तो हार्मोन्स का इम्बैलेंस जो इम्पोर्टेंट है वो थायराइड भी है, वो इतना महंगा नहीं है हमें, और बहुत टाइमी स्टार्ट होने से बड़ी अच्छी कैचअप आती है। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन को भी अगर वो हमें लगे कि डेफिशिएंट है या जो FDA अप्रूव्ड कंडीशंस हैं उसमें हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी हमें रिस्पांस मिलता है। तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड टेलर्ड अप्रोच के तहत मूव करते हैं। हाँ, यानी एकदम से आप कुछ ऐसा नहीं करते कि बच्चे का जिस तरह पेरेंट्स कहते हैं जी कुछ ही महीनों में अब कद भी बढ़ना शुरू हो जाए। सो इसके लिए ऑब्वियसली एक जिम्मेदार डॉक्टर जो है वो ये चीज़ें तो नहीं करता, बट अगर आप कोई प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करें तो फिर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है बच्चे की। जी बिल्कुल, जो उसकी हमें कॉज मिलेगी। चंद एक ऐसी इनहेरिटेड मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर्स है, स्केलेटल डिस्प्लेसिया, वो दुनिया में अभी एक चंद एक ही तो ड्रग्स बनी हैं
लेकिन ज़्यादातर अभी वो फील्ड येट टू बी डिस्कवर्ड, मतलब उसमें वो रेयर और दो चीज़ें आती हैं जिस पे मेरे ख्याल में दुनिया भी बहुत फोकस कर रही है और हमने भी इस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी बनाया है सोसाइटी बना के। ठीक हो गया। बच्चों में डायबिटीज़ मैं ये ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, टाइप 2 होती है ये, तो ये बढ़ती क्यों चली जा रही है? देखिए टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है कि आपके पास बॉडी में जो शुगर है उसका हाई लेवल चले गया और वो इतने थ्रेशोल्ड से आपके यूरिन में स्क्रीट होता है। अब उसका इंसुलिन उसका मेन हार्मोन्स है, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास, वो एक एंडोक्राइन का मेजर ऑर्गन जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज को इंसुलिन एंड ग्लूकोज दोनों के बैलेंस से आपकी शुगर नॉर्मल रहती है। इंसुलिन आपकी शुगर को नीचे लाता है, ग्लूकोगोन आपको बैलेंस में लाता है। तो ये इनका चोली दामन का साथ होता है बैलेंस करने में। अगर किसी एक का बैलेंस, जैसे इंसुलिन आपकी नहीं बनती, जो आपकी टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों में 90% जो बच्चों में है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर अडल्ट्स में होती है, मोटापे से, हमारी लाइफस्टाइल जो है हैबिट्स, बैड हैबिट्स की वजह से आती है। मोटापा होगा, हमने हम ज़्यादा हम मुरगन चीज़ें, फैटी चीज़ें और मीठी चीज़ें खाते हैं तो इंसुलिन का लेवल इंक्रीज़ होता है तो वो उसको रेजिस्टेंस देता है, तो इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ उसकी वजह से होती है। बच्चों में मोटापा भी खतरनाक है? जी, बच्चों में हर एज में मोटापा खतरनाक है। मोटापा भी एक दो किस्म का मैं आपको चलते हुए बच्चों में पाया जाता है। एक आपकी बैड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स से होता है, स्टूडेंट्री लाइफ, इनएक्टिव लाइफ, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, उधर ही बैठ के खाना है, उधर ही बैठ के आपने टीवी या अपने गैजेट्स पे रहना है, तो आपकी ये हम इसे कहते हैं कि आपका इनएक्टिव या स्टूडेंट्री लाइफस्टाइल है। और ईटिंग में भी आपके एनर्जी डेंस नॉन न्यूट्रिटिव फूड्स हैं, नॉन न्यूट्रिटिव। तो इसको आप देखें कि हम न्यूट्रिशन कितना कंप्रोमाइज़ करें तो ओबेसिटी टाइप 2 डायबिटीज़ को जन्म लेती है। तो ये आपकी सिंपल एक होती है पैथोलॉजिकल डायबिटीज़, उसके हार्मोन्स के कॉजेज़ होते हैं, डिफरेंट कॉजेज़ हैं सेटर, और उसमें रेयर डिसऑर्डर्स भी आते हैं। जैसे अभी 6 महीने का बच्चा अगर जल्दी जल्दी मोटा होने लग जाए, उसको भूख बहुत लगे, तो वो हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कोहॉर्ट है, जो हमने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन और लीड यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से इसका एनालिसिस किया, वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इन बच्चों की इस तशख़ीस से बहुत अच्छी हमारी जिसे रिसर्च जिसे कहते हैं कि हाई इम्पैक्ट रिसर्च भी देखने में आई है। और दूसरा उसमें कुछ दवाइयाँ जो हैं ईजाद हुई हैं जिसमें लेप्टिन और सेटमेलानोटाइड है जो आपकी जेनेटिक कॉजेज़ को एड्रेस करती है। लेकिन मसला ये है कि हमारे बच्चों की तशख़ीस हमने कर ली, लेकिन अभी हम उनके इलाज के लिए वो हम पूरी कोशिश करें कि इन बच्चों को इलाज के लिए इन बच्चों के इलाज के लिए इन अद्वियात को लाया जाए। लाइफ लॉन्ग रहता है बच्चे के साथ ये मसला? जी, ये जो इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स होंगे वो लाइफ लॉन्ग, जो एक्वायर्ड हैं, जो आपकी बैड लाइफस्टाइल्स हैं, वो करेक्टेबल हैं एंड प्रिवेंटेबल हैं। ठीक है, बच्चों की लाइफ क्वालिटी तो इससे मुतासिर नहीं होती इन केस अगर आप इसको अच्छे तरीके से मॉनिटर करते जा रहे हैं, साथ साथ देखते जा रहे हैं, तो बच्चा बाकी बच्चों की तरह क्या सोसाइटी में मूव कर सकता है, सेहतमंद रहता है? जी, बच्चों का मेरे ख्याल में जो वालिदैन हैं वो बच्चों की सेहत का शुरू से ही ख्याल रखें। माएँ अपना जब प्रेग्नेंट होती हैं तब ख्याल रखें, वो एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती हैं। बच्चे हमेशा अपनी उनकी न्यूट्रिशन, मतलब उनकी डाइट में अकॉर्डिंग डाइट आपको बताई जाती है, डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, अवेलेबल भी है कि आपकी माँ 6 मंथ्स आपके 2 इयर्स तक देखें। इस्लाम ने भी कहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग करें, फार्मूला फीड ना लें, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं फ्यूचर में। ठीक है, और फिर उसके साथ आपकी 6 मंथ्स में वीनिंग डाइट्स हैं, वैक्सीनेशन अपडेटेड हो। ठीक है, ये बातें हैं। और आपकी बच्चे को प्लेफुल करें, स्क्रीन टाइम शुरू से उसका कम करें, खिलाते हुए उसका स्क्रीन टाइम से हेल्प ना लें। बच्चे को जितना वो खा सकता उतना खिलाएं, ठोंसना नहीं चाहिए। ठीक है, और दूसरा उसको एक्टिव करें, उसकी मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए अपनी प्रोग्रामिंग में अपने मतलब डेली लाइफ में उसका हिस्सा बनाएं, उससे इंटरेक्ट करें, ताकि वो हमेशा, जैसे हमारे पेरेंट्स के पास भी बच्चों के लिए उतना टाइम नहीं अच्छा रह गया। तो मैं इस चीज़ को फील करती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे आके मुझे यही कुछ कहते हैं कि मामा मुझे ये नहीं बना के देती या मामा मुझे मेरे लिए ऐसे नहीं करती।
तो ये वो इस तरह वालिदैन कम है, लेकिन ये डेवलप हमारे पास टाइम कम है, मुझे स्नेयर का रोल बता दें क्या है, फिर हम वाइंड अप की तरफ चले जाएं। जी, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नोवेल एंड रेयर डिसऑर्डर्स ये एक बड़ी यूनिक सोसाइटी है। ये रेयर डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। रेयर डिसऑर्डर्स ये होते हैं कि दुनिया में ये बहुत नापीद और कामयाब होते हैं और इसकी तशख़ीस और इलाज अभी तक डेवलप कंट्रीज़ भी स्ट्रगल कर रही हैं। चूँकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं तो वो उसकी तरफ डायग्नोसिस में और इलाज की तरफ बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे पास चूँकि रिसोर्सेज भी नहीं है ना डायग्नोसिस करने के, हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छे जो इदारे नहीं हैं, हम कह सकें हम फ़ौरन करें। जिस तरह हमने एक कोलैबोरेशन 10 साल से ज़्यादा मुहित है वो हमने ली और हमने अपने बच्चों की रेयर डिसऑर्डर्स पे, जैसे मोनोजेनिक ओबेसिटी, बच्चे जो छोटे होते हुए पहलवानों की तरह बड़े हो जाते हैं और ज़्यादातर फिर अगर इलाज ना हो तो अंडर 5 इयर्स डेथ हो जाती है, तो उसके लिए हमने फिर हमारे पास चूँकि ये नहीं है तो ये एक सोसाइटी होगी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर जो हमारे जिसे कहते हैं कि इनब्रेड पॉपुलेशन, जहाँ अपने फर्स्ट कज़न में शादी करने का रिवाज बहुत ज़्यादा, अबाउट 70% है इसका, तो उस लिए ये एक प्लेटफॉर्म होगी, एक वॉइस होगा कि हम उन बच्चों के लिए आवाज़ उठा सकें, उनको मरने से बचा सकें और उनको एक फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ दे सकें और बर वक्त इलाज, और इस तरह हमारी जो बच्चे हैं और सोसाइटी पे अच्छा इम्पेक्ट होगा, इकनॉमिकली भी, इमोशनली भी और मेरे ख्याल में प्रोस्पेरिटी का एक बहुत। चलिए जी, हम इसमें आपको गुड लक कहना चाहेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है। इससे पहले मैंने इस पे कभी देखा नहीं था कि किसी ने काम किया हो। सो आप तमाम लोग जो कि इसमें हिस्सा डाल रहे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। सो प्रोग्राम के हिस्से में जी बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम देखते हैं कुछ लोगों को अपनी फील्ड में बहुत माहिर, कुछ लोगों को देखते हैं कि वो हर फील्ड में माहिर नज़र आते हैं। आपने ऐसे मेहमानों से हमने आपकी कमी मुलाकात कराई होगी जो डॉक्टर भी हैं तो बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, एक्टर भी हैं तो बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं। अगर सोशल मीडिया का दौर है तो वो उसमें भी पीछे नहीं है, वो उस पर भी हमें छाए हुए नज़र आ रहे हैं। वो टिकटॉकर भी हैं, वो इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट भी हैं। तो एक फुल पैकेज है जिससे आज हम आपकी मुलाकात कराने लगे हैं। सिकंदर जमान खान साहब, जिनको आप जानते हैं डॉक्टर जी खान के नाम से, वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आपके टाइम का भी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इतनी तारीफें आपने कर दी, अब मैं काफी जरा प्रेशर में आ गया हूँ। होपफुली मैं एक्सपेक्टेशंस से पूरा होता हूँ। माशाल्लाह आप अगर प्रेशर में आ जाएंगे तो बस फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये आपने वैसे ही कहा है, वैसे मैं ये भी अपने व्यूअर्स को नहीं, लेकिन होस्ट का अपना एक प्रेशर होता है, नो मैटर आप जितने भी कॉन्फिडेंट हो, मगर ये जो सीट है जब इस पे आप आते हो तो कैमरा का अपना एक प्रेशर होता है, बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर कि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। एग्जैक्टली वो जब मैं भी कभी इस तरह की सीट पे बैठती हूँ तो मुझे भी लगता है कि होस्ट बनना ज्यादा आसान काम है। खैर माशाल्लाह से हम आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, आप तो छाए हुए हैं और लोग आपकी कॉपी भी कर रहे हैं। उस पर आपने थोड़ा सा अपना, हमने देखा कि रिएक्शन भी दिया, बनता है जी। बट आपको यकीन है कि सही है, मैंने सही बोला, मैंने मतलब आपको डू यू बिलीव दैट? अच्छा, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना मैंने इसको फॉलो नहीं किया था तो, बट अगर आप कह रहे हैं आपका अपना एक व्यू है तो ऑब्वियसली ठीक होगा, उसको कैसे कोई जुटला सकता है जी। आप क्योंकि अपनी चीजों को आप खुद कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जी जी। डॉक्टर से टिकटॉकर का सफर, सोशल मीडिया, मतलब हम डॉक्टर्स को अगर देखें ना तो आपके जहन में एक वो चीज आ रही होती है, माशाल्लाह से ग्रेड 18 के आप डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो दो डिफरेंट चीजें हैं ना, तो वो दो डिफरेंट, एक डॉक्टर की तस्वीर अगर मैं अपने सामने लेके आऊँ, एक टिकटॉकर की लेके आऊँ, दोनों एक डिफरेंट पर्सनालिटी हैं, तो ये मिलकर डॉक्टर जी कैसे बनी? एक्चुअली मेरा जो स्टार्ट है वो एक्टिंग करियर, मतलब मैंने टेलीविजन से स्टार्ट लिया था। आई वाज इन कराची और मैंने अपना पाकिस्तान का पहला रियलिटी शो जीता था और फिर मैंने 1.5 और 2 इयर्स एक चैनल के साथ एक सीरीज की, सोप किया मेन सपोर्ट में। फिर काजिम पाशा साहब, कासिम जलाली, मोहसिन तल्लत, काफ़ी लोगों के साथ मैंने प्ले किया। ये जो आपके आजकल जो टॉप ऑफ द लाइन एक्टर्स हैं ये मेरी बैच के थे, मुझसे थोड़ी सीनियर थे, एक ही बैच में हम थे, मगर मेडिकल की वजह से और इस अपनी स्टडीज और कुछ फैमिली प्रायोरिटीज की वजह से मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। तो वंस एन आर्टिस्ट फॉर एवर एन आर्टिस्ट, यू नो। तो वो सोशल मीडिया जब आया तो मुझे लगा ओके चलो, मैंने वहां से तो ब्रेक लिया और सडनली मुझे लगा कि मुझे ब्रेक नहीं लेना चाहिए था क्योंकि पैशन था वो मेरा। तो मेडिकल कंप्लीट हो गया, ये गवर्नमेंट की जॉब, ये सब चीजें होगी, मुझे लगा नहीं, नाउ आई शुड परस्यू माई पैशन। तो सोशल मीडिया से बेस्ट कुछ नहीं था, लेकिन जो फेम,
जो मोहब्बत, जो रिकग्निशन सोशल मीडिया से मिली वो तब टेलीविजन से भी नहीं मिली थी मुझे। तो ये सफर तो पहले ही शुरू हो गया था, मगर ये मैंने दुनिया के सामने बाद में लेकर आए। फैमिली की सपोर्ट थी, क्योंकि अब आप एक बच्चा डॉक्टर बन गया है तो माँ बाप तो होते हैं कि जी अच्छा बच्चा अब सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है, तो फैमिली ने, मेरी फैमिली हमेशा से मुझे लेके, उनको पता है कि इसने वही करना है जो इसकी अपनी मर्जी है। अच्छा। हाँ, मैं किसी फ्रेंड के साथ बैठा था, एक दम वाला बाबा आया हुआ था, तो उसको वो कह रहा है ये आपके बारे में प्रोडिक्शन देगा, कहते ये बंदा जो है ना किसी की सुनता वनता नहीं है, करता अपनी है। तो वो जो लोग, कुछ लोगों को पता चल जाता है इनको बोलने का फायदा नहीं, लेकिन मैं जो भी करता हूँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता हूँ। मैं अभी भी, आप शुरू में जो हमने बात की कि कैमरा का प्रेशर ना, बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, हम कैमरा पे जब आते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा एक एक मूव हमारी सोसाइटी के ऊपर वो इम्पैक्ट डाल रहा है। तो मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरी फैमिली को बुरा लगे या उनको मैं लेट डाउन करूं। तो उनको पता है जो भी करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेगा, तो उनकी हमेशा सपोर्ट थी, चाहे वो मैं एक्टिंग प्रोफेशन में हूँ, चाहे मेडिकल में हूँ, जो मैंने किया, मेरे फैशन स्टेटमेंट, लाइफस्टाइल, उन्होंने कभी, क्योंकि मैंने अपने प्रॉब्लम्स से कभी उनके लिए वो बर्डन नहीं बना, सो दे ऑलवेज लव्ड मी एंड सपोर्टेड मी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा क्यों करना शुरू किया? क्या पैसे कमाने का शौक था? अच्छा, शुरू में तो पैसे कमाने का, देखिए एक बात बताऊं, टीवी पे या कोई भी अदाकार या कोई भी आर्टिस्ट स्क्रीन पे क्यों आता है? 3 चीजों की वजह से आता है। पहले उसका शौक होता है कि मैं अदाकारी करूं, दूसरा उसका होता है मुझे शोहरत मिल जाए, तीसरा उसका होता है मुझे पैसे मिल जाए। तो पहला जो मेरा था कि मैं अपने वो पैशन को परस्यू करना चाहता था, तो सोशल मीडिया एक टेलर मेड जगह थी मेरे लिए, जहां मैं अपनी अदाएं भी दिखा रहा हूं, तो ट्रैवलिंग भी दिखा रहा हूं, तो खाना पीना भी दिखा रहा हूं, तो रेड कारपेट पे जो कपड़े ले रहे हैं वो दिखा रहा हूं, तो वो तो भी बैठे बैठा में रेड कारपेट मिल गया। टेलीविजन पे हर आर्टिस्ट को इतना मौका मिलता है? आज मैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतने सालों बाद जाके थोड़ी, और फिर आपको पूरी दुनिया नहीं जानती, तो मुझे तो पूरी दुनिया जानने लगी। हर जहां जाता हूं, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो डॉक्टर, क्लासेस, मासेस। अच्छा, मेरा ये कि मैं दोनों क्लासेस और मासेस दोनों में मैंने अपना नाम बनाया। एक रात मैं वॉक एंड से जा रहा था पेशावर, तो जीटी रोड से मैंने फ्रेंड को कहा चलते हैं, तो एक मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, हमने पेट्रोल डाला नहीं था। अब जो मेरा फ्रेंड था रात के 2:30-3 बजे, वो नींद में था, मतलब उसको सोया हुआ था, तो नॉर्मली मैं उसे कह देता यार गैलन जाओ पंप से पेट्रोल लेके आओ। अब मैंने कहा वो नींद में, रात के टाइम में मैं खुद ही उतरा, तो एक ट्रक वाला गुजरा था और पेट्रोल पंप थोड़ी सी डिस्टेंस पे था, तो ट्रक, मैं गाड़ी में नहीं बैठा, मैंने कहा गाड़ी वाले भगा लेते हैं ट्रक से, फिर भी जरा निकलना और भागना इतना मुश्किल नहीं है। मैं ट्रक पे बैठा, तो ट्रक वाला रात के अंधेरे में, ट्रक के अंदर लाल बत्ती, ऑलरेडी मैं इतना क्यूट सा पप्पू सा बच्चा, मैं डर भी रहा। जब मैं इस ट्रक पे चढ़ा तो उसने मुझे कहा आप तो वही ना वो हेलो डॉक्टर जी खान, तुम, कैन यू बिलीव इट? मैंने कहा अच्छा ये अब मेरे लिए बड़ा, क्योंकि पहले जमानों में अताउल्लाह खान खेलवी इन लोगों के ट्रकों पे तस्वीरें लगी होती थी, और जो टेलीविजन, आप जैसे जो क्लासेस एक्टर्स, आप लोग क्लासेस जानती है, मासेस इतना नहीं जान पाते। तो मैंने कहा ओके गुड, ये अच्छा है कि मासेस भी जान रहे हैं और क्लासेस भी जान रहे हैं। तो पहला था शौक, दूसरा था फेम, और तीसरा पैसा भी। पैसा फिर बाद में आना शुरू हुआ, लेकिन मैंने सोशल मीडिया से जितना कमाना चाहिए था कमा से उतना मैंने कमाया नहीं, क्योंकि मैं पैसे के पीछे कभी, क्योंकि नॉर्मली मैं देख रही हूँ ना रुझान सोशल मीडिया की तरफ जो बढ़ रहा है ना, वो सिर्फ पैसे की वजह से, वो गलत है। वो ये जो ये लड़के कह रहे हैं पैसे कमा लिए, नो दौलती से हैं, जुमा 8 दिन 4 पैसे आए, तो अगर आपके पास पैसे आए तो दुनिया का दिमाग क्यों खा रहे हैं आप? लोगों को पागल किया हुआ है आप लोगों ने। हमारे जद्दी पुश्ती बुजुर्गों में पाकिस्तान में अरब पति, कभी आपने उनके मुंह से सुना है हमारे पास पैसे? बल्कि सब पर्सनल चीजें होती हैं। इनके पास आ गया तो कह रहे मैं दुनिया को बताऊं, देखो मैंने कमा लिया है और बस यही सब कुछ है। मनी इज नॉट एवरीथिंग। अब मेरा देखें, मैं एक बड़े अच्छी फैमिली में पैदा हूं, मैं बड़ा वो कहते हैं ना भरे पेट वाला बंदा हूं। मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट, मैं टिकटॉक वगैरह पे लाइव नहीं आता, एक और ऐप पे 4 महीने में मैंने काफी अच्छा एक बड़ा फिगर जमा कर लिया। पिछले 7 महीने में लाइव ही नहीं आया। अगर मुझे पता होता कि यार इतना इंपॉर्टेंट मैं डेली लाइव आता। सो मैं इतना कोई पैसे के पीछे नहीं भागता, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटीज मिली, ये जितनी लग्जरी है ये मैं उससे एंजॉय करता हूं। कंटेंट क्या होता है और क्या होना चाहिए, बाकी लोगों के लिए भी मैं मैसेज दूंगी। आपका कल एक पॉडकास्ट में मैं यही बात बोल रहा था, जो भी कंटेंट होना चाहिए सोसाइटी को मद्देनजर रख के होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर वक्त अब्बा जान और सीरियस बने। आप खुद ही अपने कंटेंट क्रिएटर हैं? हाँ, ज्यादातर मुझे मैसेजेस आते हैं कि हाँ सर हम आपकी स्क्रिप्ट लिखते हैं, तुम क्या स्क्रिप्ट लिखोगे मेरे लिए? तो मैं खुद हूँ, मेरी मोटिवेशन स्पीचेस होती हैं, जो भी हालात हाजरा होता है, जो भी कोई जुल्म होता है, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाता हूँ और उस पर बहुत लोग पसंद, मुझे उस पर कोई ट्रोल नहीं का। अगर उस पर 1000 कमेंट है तो 999 पॉजिटिव होते हैं। लेकिन उसके अलावा फिर मेरा फन कंटेंट भी है, ट्रैवल टूरिज्म भी दिखाता हूँ मैं, फैशन भी दिखाता हूँ, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग भी है मेरी। ये जो हेलो डॉक्टर जी खान वाला स्पूफ है ये भी है मेरा। ये कैसे ख्याल आया हेलो डॉक्टर जी खान? एक सिग्नेचर स्टाइल होना चाहिए ना। तो मैं तो शुरू से ही ना, कौन है जिसे दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा, मैं तो शुरू से अपना फेवरेट हूँ। तो जब मैंने शुरू में आया तो एक लड़का था, मेरे साथ मुख्तलिफ हर दौर में कोई ना कोई कैमरा मैन और बंदा चेंज होता रहता है। तो एक रेस्टोरेंट में रात के टाइम 11 को उसको मैंने कहा यार कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बनाओ, पता चले क्या मैं सेलिब्रिटी, यू नो। मेरी वीडियो 3-4 मिलियन, 2 हफ्ते 3-3 मिलियन में जा रही थी, नया मैं वायरल हुआ था। अच्छा। तो उसको मैंने कहा मेरे पीछे आना, मैं कहूंगा कि वो मुझे पूछा कि तुम्हारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन, तो आगे से मैं बोलूंगा मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मैं अपना फेवरेट हूँ। उसने ये बनाया तो वो वीडियो आई थिंक सो लाइक
3.5 मिलियन में चली गई, बस वो फिर मैंने कंटिन्यू किया और उसके बाद हर बंदे ने कंटिन्यू किया उसको। आपका वाकई कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर नहीं है? फेवरेट तो नहीं है, रिस्पेक्ट मेरे को कोई ऐसा नहीं जिससे मैं इम्प्रेस हूँ। मतलब बस किसी की कोई चीज मुझे पसंद है, किसी की कोई चीज पसंद है, बट ऐसा नहीं है कि मैं किसी का डाई हार्ड फैन हूँ। अगर अभी से मैं कुछ कहूँ कि अच्छा सा डायलॉग हमें बोल के दिखा दे अपने ही अंदाज में, एकदम से क्रिएट कर दे। डायलॉग किस तरह का? मतलब एक्टिंग आप हाँ, एक्टिंग कुछ भी, किसी फिल्म के डायलॉग जो आपको कोई पसंद। क्या डायलॉग? सुबह हमको मैं तो बाथरूम में भी 10 डायलॉग बोल रहा हूँ, तो मैं इस वक्त जो डायलॉग मेरी दिल में समझ नहीं आ रहा। आज आप बता दें कि आप कहाँ पे मौजूद है जरा अपने ही स्पेसिफिक अंदाज में। अच्छा, कैमरा को देख के जी या आपको देख के? आप कैमरे को देख के, मुझे देख के कह दे। मोहब्बत करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब आपको मोहब्बत इतनी वाफिर मिकदार में मिले तो उसकी कदर करना सीखें। इसी मोहब्बत की खातिर हम लाहौर, शहरे लाहौर कहते हैं, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और वो जमिया नहीं, मोहब्बत के खातिर खिंच के आ गए हैं और ऐना की मोहब्बत हमें खींच के ले आई। थैंक यू जी, थैंक यू। मोहब्बत हुई कभी फिर? बड़ी कोई खतरनाक, बड़ी कोई फजूल थर्ड क्लास चीज है ये। क्यों? आप कहीं की नहीं रहते, बिना वजह अच्छा। बंदे के लिए पीछे आप पागल वेट करेंगे, मैसेज आया कि नहीं आया, उसने रिप्लाई किया नहीं किया। किसी इंसान के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंस ये दुनिया की सबसे डेंजरस चीज है। नाकाम होके रह जाते हैं। नाकाम नहीं, आपकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं रह जाती, आप खत्म हो जाते हैं, ड्रेन। मेरी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी 3 महीने की 6 महीने की मोहब्बत हो चुकी है मुझे टीनेज में, और लेकिन उसके बाद मुझे खुद से इतनी मोहब्बत हुई कि डॉक्टर सिकंदर जमान डॉक्टर जी खान के इश्क में मुब्तला है। हाँ, वो नजर आ आई रहा लव है। माई सेल्फ। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं खुद के इश्क में मुब्तला हूं तो मैं लोगों को एवी कैवी देखता हूं, मैं हर किसी की इज्जत करता हूं। कैसे देखते हैं अपने फॉलोअर्स को, जो लोग बाहर मिलते हैं, सेल्फी बनाते हैं, तंग तो नहीं अच्छा पीछे पीछे हो? जब मैं कंटेंट बना रहा हूं उस वक्त मैं तंग होता हूं, क्योंकि मेरी भी आदत है मैं कहीं भी उतर के कंटेंट बनाना शुरू कर देता हूं ना। मतलब मेरा कोई जो, जैसे बॉलीवुड पे मैंने वीडियोस बनाई तो मुझे पब्लिक जगह पे बनानी थी, उस वक्त मुझे कोई आए तो मैं जरा इरिटेट होता हूं, क्योंकि मैं कंटेंट बना रहा होता हूं। अदरवाइज तो इस पे अगर खुश नहीं होंगे तो बेवकूफ होंगे, क्योंकि ये बड़ी टेम्पररी चीज है। जितना अल्लाह ने दिया है इसकी कदर करें। अब जिसमें हुंजा गया था तो जगह जगह मुझे गाड़ी रोक रही ना, जगह जगह गाड़ियां लोग रोक रहे और वगैरह वगैरह। तो मुझे वो लड़का कहता कि सर आप क्यों रुक रहे हैं? मैंने कहा छोड़ो यार, यही मौका है एंजॉय करने का, फिर वापस रेगुलर रूटीन में चले जाएंगे। हॉस्पिटल इन जगहों पे मैं अपने आप को साइड पे रखता हूँ। अच्छा, रेगुलर रूटीन में नहीं हो सकता, लेकिन जब मैं तैयार हूँ कि कहीं निकला हूँ टूर पे, किसी डिनर पे, किसी इवेंट पे, फिर वहां चाहते हैं कि लोग आए वो कर। लेकिन शुरू में तो हम डिपेंडेंट हुए थे, अगर थोड़ा सा फेम कम हो जाता है तो आप डिप्रेशन में। फिर मैंने विद टाइम ये सोचा कि इस चीज को इतना सीरियस नहीं लेना। 4 दिन है 5 दिन नहीं है, बीच में एक टाइम आया तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ सीन हो गया था। तो ये था कि बस ठीक है, जब तक है कदर तो है। पूरी टीम आपने रखी हुई है अपनी? मैं इससे स्पेसिफिक लोग अपने साथ नहीं रखे हुए, क्योंकि मेरा ऐसे ऑन कॉल काम होता है। तो मैंने कुछ लड़के से कैमरामैन रखा हुआ है, एक मैनेजर रखा हुआ है, असिस्टेंट रखा हुआ है। इवन कोई मेरा कंटेंट आ रहा है उनको पहले से कॉल कर देता हूँ कि यार इन दिनों में अपने आप को रेडी रखना। परमानेंट टीम आप रखो, फिर मंथली सैलरीज दो, बास टाइम आपको कंटेंट, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, बाकी चीजों में बिजी हूँ, हर वक्त तो कंटेंट नहीं कर रहा होता ना, तो बस अवेलेबल होते हैं। किस तरह के तनकीद का अगर सामना रहता है, जो लोग तनकीद करते हैं उनको किस तरह से लेते हैं? मैंने कभी इतना बॉदर नहीं, क्योंकि देखिए हमारी जो सोसाइटी है वो बड़ी एक डिफरेंट तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग हुई है। तो हम लोग थोड़े अनकन्वेंशनल से लोग हैं, तो जाहिर बात है हर बंदा तो हमें 100% एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, तो उनका कसूर नहीं है। वो जिस तरह वो उनको हुआ है तो वो बेचारे अपने अंदाज से जज करते हैं। तो मैं अब डिफरेंट तरीके से उनके सामने प्रेजेंट करूंगा, तो वो एक खुतीजा या फातिमा या शगुफ्ता को डॉक्टर जी खान का वो यूनिक सा थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, तो टाइम लगेगा उनको इन चीजों के साथ। अब लोग एडजस्ट कर रहे हैं, तो मैं तनकीद में इतना परवाह नहीं करता। लेकिन जो लोग कॉपी करते हैं उन पे गुस्सा करते हैं आप? जो लोग आपको कॉपी करते हैं? कॉपी तो मुझे बहुत से लोग करते हैं, उन पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि अपना बनाए ना ओरिजिनल, ये आप अपनी ओरिजिनल नहीं है। मुझे गुस्सा आता है कि आप मेरा आइडिया लें, उससे फेमस भी हो जाए और फिर उसको एक्नॉलेज भी ना करें। लेकिन मैंने कभी उनको कॉल आउट नहीं किया। फर्स्ट टाइम मैंने साहिल लोधी भाई को कॉल आउट किया, क्योंकि ही इज अ सीनियर एक्टर, वो एक बहुत सीनियर नाम है, और मेरे से उनसे बात हो गई है, काफी लंबी बात हमारी हुई है, सच अ जेम ऑफ पर्सन। उनको देखा देखिए बाकी एक्टर्स भी बना रहे थे, तो वो मेरा पूरा का पूरा आइडिया हाईजैक हो रहा था। मैंने कहा इससे पहले कि तुम्हारी रोजी रोटी खत्म हो, जल्दी से आवाज उठा लो कि यहीं पे ये चीज रुक जाए। सही, तो रोजी रोटी होती है ये सोशल मीडिया, इस पे तो कभी भी स्टॉप लग सकता है। मैंने बहुत सारे टिकटॉकर्स को, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखा, एक टाइम पे बहुत पीक पे थे, फिर बहुत नीचे आ गए। उसकी रीजन क्या होती है? वो हाँ, अच्छा एक बात है ना, क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। ठीक है, एक तो कंसिस्टेंट इज द की। अब देखिए मुझे 2019 में लाइव ब्रॉडकास्ट ज्वाइन किया, सबसे पहला पाकिस्तान का लाइव ब्रॉडकास्टर अवार्ड जीता। उस इवेंट को मैंने होस्ट किया, फिर मैंने वो छोड़ दिया वहां पे जब चीपनेस शुरू हो गई, और टिकटॉक पे मैं कभी लाइव, फिर जब सोशल मीडिया ज्वाइन किया तब से लेके अभी तक मैं एक्टिव ही हूँ। तो जाहिर बात है हर वक्त आपने कंटेंट देना है, और आपने चीप कंटेंट भी नहीं देना, तो हर किस्म का कंटेंट मैं देता रहता हूँ। लेकिन मैं एक्टिव हूँ, मैं हटा नहीं हूँ, एक तो ये वजह है।
और दूसरी बात ये कि वो इसलिए चले जाते हैं कि बहुत जल्दी जो अप जाते हैं ना अपने ये चीप कंटेंट की वजह से, लोग उनसे बोर हो जाते हैं, बस उनको मेंटेन करना भी नहीं आता, डिग्निफाइड तरीके से लेके चलना भी नहीं आता। वरना अब जैसे मैं आज आपके पास बैठा हूं तो आपको कोई ना कोई क्वालिटी तो मुझ में होगी कि आपने कहा कि इनको बुलाया जाए, तो अपने आप को मेंटेन रखना, डिग्निफाइड, वो लोग मेंटेन नहीं रख पाते, बोर हो जाते हैं। लोगों को आपका ज्यादा पसंद आता है? मोटिवेशनल स्पीचेस जो मैं करता हूँ ना, वो जो मैं क्लास लेता हूँ सबकी और मैं वो हक की और इन सच की बात करता हूँ, उस पे पीपल लव मी। लेकिन फिर मेरे अंदर को जो बच्चा है वो थोड़ा सा फन भी करना चाहता है, हर वक्त तो मैं सीरियस बातें नहीं कर सकता। तो मैं उनको क्लियरली बोल दिया कि ठीक है मैं सीरियस बातें करूंगा, मैं एक बहुत मैच्योर इंसान हूँ, मगर मेरे अंदर वो बुशरा इंसारी भी है, मेरे अंदर वो करीना कपूर भी है, मेरे अंदर वो क्या कहते हैं मतलब कॉमेडी कैरेक्टर्स भी है, तो मैं थोड़ा फन भी करूंगा क्योंकि मैं आई एम यंग गाय, आई एम नॉट एन ओल्ड एज गाय कि मैं हर वक्त। कुछ हमें भी थोड़ा मुस्कुराने का मौका दे दें लाहौर, ये जो आपको देख रहे हैं कुछ कॉमेडी हमें भी करके दिखा दें। उस तरह की कॉमेडी नहीं, मतलब ये जो नेचुरल जो मेरा एक स्टाइल है ना, मतलब अब मैं इसमें क्या कॉमेडी करूं, उस तरह की कॉमेडी मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये मिमिक्री कॉमेडी एंड ऑल दैट। अच्छा। मतलब इन द सेंस कि फन लविंग पर्सन, आई एम फुल ऑफ लाइफ पर्सन। जैसे भी बॉलीवुड का मैंने एक किया, मैंने 1950 से लेकर 2020 का सारा एराज दिखाए, तो उसको करण जौहर ने भी देखा, इंस्टाग्राम स्टोरी को करण जौहर, राजीव मसंद ने देखा, तो अभी लॉलीवुड का मेरा इरादा है। तो ये फन, तो लोग मुझे कहते हैं डांस क्यों कर रहे हैं, आप एक डॉक्टर हैं, कल तक तो आप हालात हाज़िर पे बात कर रहे थे, तो क्यों ना करूं, मैंने एक ट्रिब्यूट दिया है उनको। शाहरुख, अब 90s में कौन हीरो था, शाहरुख खान था, तो शाहरुख खान को ट्रिब्यूट देने के लिए शाहरुख का गेटअप ही, तो उनको लगा शायद मैं शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं शाहरुख खान बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मुझे कोई शौक नहीं है वो ओल्ड जमाने का शाहरुख खान बनने का, मैं सिर्फ ट्रिब्यूट दे रहा था। सही मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? लोगों को जज ना करें, इतने सारे बेचारे तकलीफों में हैं, हमारा मुल्क ओवरऑल इतना टेंशनों में है, एक दूसरे की जिंदगी आसान करें, हर वक्त एक दूसरे को टीच और स्कूलिंग मत करते रहा करें, तनकीद ना करते रहा करें, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दें, गलत तो सही वो खुद अपना बेहतर जानते हैं, अल्लाह और उनकी वो है, बस एक पॉजिटिव एक अच्छा माहौल रखें। और ये जितने इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे आप आ रहे हैं, तो वायरल होने के लिए कुछ भी गलत ना करें, सोसाइटी को मद्देनजर रखें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें, बी पॉजिटिव, एक पॉजिटिविटी आपके एक सिचुएशन अगर आपको को उसमें थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखा दे तो दिखा देंगे? आज मेरा ये एक्टर ऐना अंदर से निकाल के रहेंगे। अब मैं क्या करूं, प्रोड्यूसर साहब इतना वो कह रही हैं कि जी हम तो आपसे इतने ये अंबरीन की सारी चाल है, बस अब मुझे सिर्फ आपके अंदर छुपा माशाल्लाह से आपको इतने जबरदस्त आप काम तो जज्बाती से एक्टिंग करूं, क्या करूं? जज्बाती से एक्टिंग करके दिखा दो जो आप सबसे बेस्ट। अच्छा, ये मेरा सबसे पहला जो ऑडिशन जिससे मैं सिलेक्ट हुआ था, जो मैंने रियलिटी शो जीता था, वो मैंने बड़ा जज्बाती किया था ना, लेकिन अभी इस वक्त में कैसे सडनली वो करूं, बड़ा ऑकवर्ड लगेगा। अच्छा चले फिर हम आपको आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही देखते रहेंगे। हाँ इंशाल्लाह। अब बहुत जबरदस्त लगा आपसे गुफ्तगू करके जी, होपफुली गुड लक, इसी तरह से आप छाते रहें और लोग आपसे मोहब्बत करते हैं तो मजीद भी इंशाल्लाह आप भी याद रखते रहें और मुझे यही बुलाते रहें, हम आते रहें। अगेन कंटेंट बड़ा मैटर करता है कि अगर आप पॉजिटिव चीजें लेकर आ रहे हैं तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक, थैंक यू। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं जी। वेलकम बैक। आज सालगिरह है खुशनूद अहमद की, नोमी की, साकिब की और इसके बाद जी आकाश की, इरफा की, आफाक की, उमर की, रमीन की सालगिरह है और मोहम्मद ओन। आप लोगों को बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। कल मुलाकात होगी आपसे, अल्लाह हाफिज।